बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरे स्टडीज़ ऑफ बेंजीन पढ़ना है, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, ऑब्जेक्शंस टू कैक्यूल स्ट्रक्चर और एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट, या यूँ समझ लें कन्फर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सरे जो स्टडीज़ है उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली है। पहली इंफॉर्मेशन मिली है कि ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.09 एंगस्ट्रॉम और कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.397 एंगस्ट्रॉम है और तमाम बॉन्ड एंगल्स जो हैं वो 120 डिग्री के हैं। और यहाँ पर आपने ये बात याद रख लेनी है कि ये कार्बन कार्बन, ये वाला बॉन्ड यानी तमाम बॉन्ड जो हैं वो सेम लेंथ के हैं, जो कि यहाँ डबल बॉन्ड का करैक्टर शो नहीं हो रहा। हालांकि डबल बॉन्ड लेंथ होती तो डबल बॉन्ड की लेंथ डिफरेंट होती, सिंगल बॉन्ड की डिफरेंट होती। तो यहाँ पर उसने तीनों बॉन्ड लेंथ्स जो हैं यानी सारी की सारी जो बॉन्ड लेंथ्स हैं वो एक ही हैं। इसका मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड का करैक्टर वाज़े नहीं हुआ। उसके बाद कैक्यूल जो स्ट्रक्चर है, जो कैक्यूल का स्ट्रक्चर है उस पर देर आर सर्टेन ऑब्जेक्शंस, उस पर कुछ ख़ास किस्म के ऑब्जेक्शंस हैं। पहला ऑब्जेक्शन ये है कि कैक्यूल के स्ट्रक्चर के मुताबिक इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड हैं। अगर 3 डबल बॉन्ड हैं तो इसका मतलब इसके अंदर हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैरेक्टर है, मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा डबल बॉन्ड होने की वजह से उसका जो करैक्टर है वो अनसैचुरेटेड अल्कीन्स की तरह होना चाहिए। उसको एडिशन रिएक्शन बहुत इंस्टेंटली देने चाहिए, उसको एडिशन रिएक्शन फ़ौरन देने चाहिए। लेकिन जो बेंजीन है वो एडिशन रिएक्शन रिलक्टेंटली देती है, स्लोली देती है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर रैपिडली देती है। इस बात के मुताबिक बेंजीन के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अकॉर्डिंग टू कैक्यूल है, वहाँ कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स हैं। उनके सलूशन के लिए हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट है। इसके मुताबिक सबसे पहली बात आप याद रख लेना, इसमें 6 कार्बन हैं और वो कह रहा है हर कार्बन जो बेंजीन की है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और आपको पता है sp2 के 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3, और तीनों के दरमियान 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, जैसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको आप बना लीजिए। देखें, ये एक sp2 और ये एक sp2, इसी तरह ये एक sp2, ये एक sp2 और ये एक sp2, इसी तरह एक ये sp2, एक ये और एक ये। इसी तरह इधर से भी इसके साथ ओवरलैपिंग हो जाएगी और इसके साथ इधर से, और यहाँ से सेम सूरत हाल में हर तरफ से जो ओवरलैपिंग होगी। और ओवरलैपिंग के रिजल्ट के तौर पर देखें, इस कार्बन का sp2 इस कार्बन के sp2 के साथ ओवरलैप कर रहा है और ये जो ओवरलैपिंग होगी इसका नाम होगा sp2 इसी तरह इस ओवरलैपिंग का नाम भी sp2 होगा और इस ओवरलैपिंग का नाम भी sp2 होगा। इस ओवरलैपिंग का नाम भी, और इस ओवरलैपिंग का नाम भी sp2, और इस ओवरलैपिंग का नाम भी sp2 ओवरलैपिंग होगा। और इस तरीके से 6 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे। 6 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द sp2 ओवरलैपिंग। और अब आपको पता है बेंजीन में हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन का जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो s में होता है और यहाँ पर हर कार्बन पर एक s आ जाएगा। तो ये s, इसी तरह इस कार्बन के साथ s, इस कार्बन के इस ऑर्बिटल के साथ s, और इस ओवरलैपिंग का नाम होगा sp2s। इस ओवरलैपिंग का नाम भी sp2s है और इस ओवरलैपिंग का नाम भी sp2s है और इस ओवरलैपिंग का नाम भी sp2s है और इस ओवरलैपिंग का नाम भी sp2s है
और दिस इज आल्सो sp2s ओवरलैपिंग। अब आपने ये देख लिया कि 6 सिग्मा बॉन्ड बन गए बाय sp2 ओवरलैपिंग गिनने 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरह 6 सिग्मा बॉन्ड बन गए बाय sp2s ओवरलैपिंग 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर आपको पता है कि जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हम कार्बन की स्टडी करते हैं तो कार्बन के पास स्टिल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन pz में मौजूद होता है और वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। यूँ समझ लें कि ये मैंने आपके सामने एक बेंजीन की ज्योमेट्री ड्रा की है और इसमें हर कार्बन पर एक pz ऑर्बिटल यहाँ पर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन जो है वो प्रेजेंट है। इसी तरह यहाँ पर भी एक pz ऑर्बिटल मौजूद है, इसी तरह यहाँ पर भी एक मौजूद है, इसी तरह यहाँ पर भी एक मौजूद है, इसी तरह यहाँ पर भी एक pz ऑर्बिटल जो है वो मौजूद है। अगर आप गौर करें तो हर कार्बन पर एक pz ऑर्बिटल जो है मौजूद है, इस कार्बन पर भी मौजूद है, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी। और ये जो ऑर्बिटल्स हैं अगर आप गौर करें तो कैक्यूल के मुताबिक क्या समझ रहा था, कैक्यूल समझ रहा था कि ये दो आपस में ओवरलैप करेंगे, ये दो आपस में और ये दो आपस में। मैं आपको ड्रा कर देता हूँ। कैक्यूल ये समझ रहा था कि इन दोनों की ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड यहाँ बन गया, एक पाई बॉन्ड यहाँ बन गया और एक पाई बॉन्ड जो है यहाँ बन गया। तो कैक्यूल बेसिकली ये समझ रहा था कि इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है। मॉडर्न एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ये कह रही है नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है कि ये ऑर्बिटल इसके भी करीब है। तो इसका मतलब ये इधर से भी ओवरलैप कर सकता है, इधर से भी ओवरलैप कर सकता है, ये इधर से भी ओवरलैप कर सकता है और इधर से भी ओवरलैप कर सकता है, ये इधर से भी ओवरलैप कर सकता है और इधर से भी ओवरलैप कर सकता है। और इस तरीके से एक शीथ, एक जो है झुरमट बन जाएगा, शीथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, शीथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ये बन जाएगा। यानी यूँ समझ लें कि इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर भी मूव कर रहे हैं और नीचे भी मूव कर रहे हैं। और इस तरीके से यानी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो बेंजीन में डबल बॉन्ड की तरह नहीं है, बल्कि वो पूरे रिंग के अंदर घूम रही है। इसीलिए हम जो है यहाँ पर जब बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो हम इसमें डबल बॉन्ड नहीं लिखेंगे, बल्कि हम डीलोकलाइजेशन शो करेंगे और इसको हम कहेंगे डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। हम इसको कहेंगे डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट कि हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन से 6 सिग्मा बॉन्ड बने और हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन है जो sp2s ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना रही है। तो उसके बाद ये जो pz ऑर्बिटल है हर कार्बन पर प्रेजेंट है वो परपेंडिकुलरली ओवरलैप करके एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाता है जिसको हम डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ये था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसका वो है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। तो स्टेबिलिटी को हम डिस्कस करते हैं। राइट, नेक्स्ट हमारे पास है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास जो बेंजीन है उसको हम थ्योरेटिकली जो है हेक्सीन समझ लेते हैं। 3 डबल बॉन्ड है तो इसका नाम होगा 135 साइक्लोहेक्सा ट्राईइन। देखें नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5, एक 3 पे डबल बॉन्ड है, एक 1 पे है और एक 5 पे है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सा ट्राईइन। अब इसके अंदर जो है हम जब इसकी हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक मालिक्यूल है जिसका नाम है साइक्लोहेक्सीन, उसमें 1 डबल बॉन्ड है। अगर हम उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो उससे बनता है साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर मैं आपको बात क्लियर कर दूँ कि बेसिकली जब हम किसी भी मालिक्यूल में डबल बॉन्ड होता है उसकी हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो उसके अंदर जो है डबल बॉन्ड जो है उसकी प्रेजेंस जो है उसकी वजह से हाइड्रोजन जब ऐड होता है तो उसमें से अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है लाइब्रेट होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है खारिज होती है और उस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो खारिज होती है उसका नाम है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन।
तो यहाँ पर जब साइक्लोहेक्सीन में एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी खारिज हुई है वो 119.5 किलो जूल पर मोल है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा खारिज होगी उतना मालिक्यूल ज़्यादा रिएक्टिव समझा जाता है। मतलब जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा लाइब्रेट होती है उतना मालिक्यूल ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के उलट हैं। जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा उतना कम स्टेबल होगा, और जितना लेस रिएक्टिव होगा उतना जो है वो मोर स्टेबल होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब इसके अंदर दो डबल बॉन्ड हमने फ़र्ज़ कर लिए, उसी अल्कीन है बेसिकली 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन, तो उसमें 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि 1 मालिक्यूल जो है ऑफ हाइड्रोजन जो है वो एक डबल बॉन्ड के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 डबल बॉन्ड हैं तो 2 हाइड्रोजन के मालिक्यूल यूज़ हो जाएंगे, और यहाँ पर बेसिकली जो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। अब अगर आप थ्योरेटिकली देखें तो 119.5 यानी 119.5 एक डबल बॉन्ड के दौरान, हाइड्रोजिनेशन के दौरान जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी खारिज हुई है। तो जब जाहिर बात है 2 डबल बॉन्ड होंगे तो आपको पता है इसका डबल हो जाएगा, इसका डबल करेंगे तो 239 किलो जूल पर मोल जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी खारिज होगी। जब हमने इस रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली देखा तो एक्सपेरिमेंटली हमारे पास इतनी एनर्जी जो है वो खारिज हुई, और ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है 231.5 और 239, इन दोनों के दरमियान बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इन दोनों के क्लोज रिलेशनशिप की वजह से ये बात हमारी थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली ठीक है, यानी मालिक्यूल एग्जैक्टली जो है वो रिएक्टिव है जितना हम समझ रहे हैं। जब हमने बेंजीन को साइक्लोहेक्साट्राईन माना और इसमें 3 डबल बॉन्ड में 3 हाइड्रोजन के मालिक्यूल ऐड किए, तो हम थ्योरेटिकली सोच रहे थे कि 358 पॉइंट समथिंग जो है एनर्जी खारिज होनी चाहिए, लेकिन जो एक्चुअल एनर्जी खारिज हुई है वो 208 है। तो इसका मतलब है फॉर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी खारिज हुई है। हम कहीं ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी सोच रहे थे। तो मैंने आपको पहले बताया है कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा खारिज होती है उतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। हम समझ रहे थे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी खारिज होगी, लेकिन वो तो 2 डबल बॉन्ड से भी कम एनर्जी खारिज हो रही है। उधर 239 है और इधर 208 है। इसका मतलब 2 डबल बॉन्ड से भी कम, यानी डाईईन से भी जो बेंजीन है वो कम जो है रिएक्टिव यानी मोर स्टेबल है। तो इसलिए इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 150.5 किलो जूल पर मोल का आ गया। और ये जो डिफरेंस है इसको हम स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। बेसिकली स्टेबलाइजेशन एनर्जी या रेजोनेंस एनर्जी, इन दोनों को नाम देते हैं। और वो क्या है कि थ्योरेटिकली जो थ्योरेटिकली प्रिडिक्शन थी वो थी 358.5 की, और जो एक्चुअल रिलीज हुई है वो है 208। थ्योरेटिकली प्रिडिक्टेड और एक्चुअली रिलीज्ड, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं या स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अगर यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन डिस्कस विद अस कि देखें, वेरी सिंपल बात है, जो थ्योरेटिकली प्रिडिक्टेड और जो एक्चुअली रिलीज्ड, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो कहलाता है रेजोनेंस एनर्जी या स्टेबलाइजेशन एनर्जी। जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो इधर बेसिकली हम एनर्जी ले रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर देखिए ये साइक्लोहेक्सीन है, तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी खारिज हुई है 119.5। जब उसमें 2 डबल बॉन्ड आ गए तो 231.5 किलो जूल जो है वो एनर्जी खारिज हो गई, यानी कि ये तकरीबन अच्छा, जब हमारे पास 3 डबल बॉन्ड आए तो हम सोच रहे थे कि यहाँ से लेकर इतनी एनर्जी खारिज होगी, लेकिन हमारे पास 208 किलो जूल पर मोल जो एनर्जी खारिज हुई है। और यहाँ तक जो है, अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कंसीडर करें तो ये 358 है, और उसमें से अगर आप ये वाली माइनस कर दें तो ये जो 150.5 किलो जूल पर मोल जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं, और इस डिफरेंस को स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। तो यहाँ तक अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो हम ये कहते हैं कि थ्योरेटिकली प्रिडिक्टेड मालिक्यूल की जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसके दरमियान डिफरेंस और जो एक्चुअली रिलीज है उसके दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और अगला जो पॉइंट है हमारा वो आपने जहन में रखना है कि बेसिकली मालिक्यूल जो है
ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेंजीन की स्टेबिलिटी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं बेसिकली मूव करते हैं, डीलोकलाइज करते हैं, और उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। और ये जो है कमिंग टॉपिक में भी स्टेबिलिटी को डिस्कस किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।